हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 15 स्टडी करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लर्निंग। इस चैप्टर में हम लर्निंग के बारे में जानेंगे। लर्निंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी विशेषता क्या है। और ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर में हमें लर्निंग को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी बताए गए हैं। हमें इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है लर्निंग, उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है मीनिंग ऑफ लर्निंग, टू लर्न और चेंज इन बिहेवियर। मतलब लर्निंग जो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है सीखना, लर्न करना या फिर चेंज इन बिहेवियर। हम दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इसके मीनिंग में हम या तो लर्न बोल सकते हैं कि लर्निंग का मतलब होता है या तो सीखना, या हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग कहते हैं। लेकिन हमारे बिहेवियर में बहुत तरीके का चेंज होता है, तो हम हर तरीके के चेंज इन बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं कह सकते हैं। मतलब हमारे बिहेवियर में किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे कोई भी चेंज आ गया तो हम सबको एक साथ लर्निंग नहीं कह देंगे। किस तरीके के चेंज इन बिहेवियर को हम लर्निंग कहेंगे हम, तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि हम सब तरीके के व्यवहार में आए परिवर्तन को हम लर्निंग नहीं करेंगे, तो क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस तरीके का बिहेवियर में चेंज आएगा तब हम उसको लर्निंग कहेंगे, इसको हम समझते हैं। वो जो चेंज आया है ना आपके बिहेवियर में, वो चेंज जो है वो आपके एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से आया हो। हम कह रहे हैं कि चेंज इन बिहेवियर जो है उसको हम लर्निंग कहते हैं, लेकिन कैसा चेंज ऑफ बिहेवियर, वैसा चेंज ऑफ बिहेवियर जो हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आया हो, उस तरीके के चेंज ऑफ बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। किसी भी तरीके का चेंज ऑफ बिहेवियर जो हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से नहीं आ रहा हो, उस तरीके के चेंज इन बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। इसके अलावा एक और बात हम इसमें ऐड करते हैं कि यहाँ चेंज इन बिहेवियर की तो बात हो रही है, यहाँ उसके बाद हमने दूसरा चीज जाना कि किस तरीके का चेंज ऑफ बिहेवियर को हम लर्निंग कहेंगे। तो जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है उस तरीके के चेंज ऑफ इन बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। लेकिन इसमें एक और बात ऐड करना है, और वो ये है कि जो चेंज इन बिहेवियर होगा, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, वो किस तरीके का होगा, वो टेम्पोररी नहीं होगा बल्कि वो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए। वैसा चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए जो लंबे समय तक बना रहे। तो हम इस तरीके से जो अभी हमने मीनिंग बताया उसको अगर हम एक साथ मिलाएं तो लर्निंग का जो मीनिंग होगा वो इस तरीके से निकलेगा कि लर्निंग का जो मीनिंग होता है वो चेंज इन बिहेवियर होता है, लेकिन किस तरीके का चेंज इन बिहेवियर, तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और वो चेंज इन बिहेवियर किस कारण से हुआ हो, वो हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से हुआ हो, तो उस तरीके के चेंज इन बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लेकिन हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मीनिंग था, ये आप समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो बीमार है, ठीक है, उनको कोई इंफेक्शन हो गया, वो बीमार है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो खाना नहीं खा रहा है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था लेकिन अब वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा है, इनएक्टिविटी हो गई है उस व्यक्ति को। इसके अलावा क्या है, वो बहुत कम बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है। तो ये सारा चीज भी क्या है, ये चेंज इन बिहेवियर ही है। व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता था, लेकिन एक इंफेक्शन के कारण जो है उसके फिजियोलॉजिकल लेवल पर कुछ चेंज हुआ, उसके वजह से बॉडी कुछ रिस्पॉन्स किया, उसके कारण क्या हो रहा है, उनके बिहेवियर में ये सारा चेंज जो है हमको देखने को मिल रहा है। ये भी क्या है, चेंज इन बिहेवियर ही है। लेकिन इस तरीके के चेंज ऑफ बिहेवियर को क्या हम लर्निंग कहेंगे, नहीं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी के कारण वो कम बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, कम खा रहा है या इनएक्टिव है, तो उस तरीके के चेंज ऑफ बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन वो जो बिहेवियर में चेंज होना है वो व्यक्ति के एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से नहीं हो रहा है, बल्कि एक इंफेक्शन के कारण, वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो है उस तरीके का चेंज इन बिहेवियर जो है देखने को मिल रहा है। उसमें हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का कोई रोल नहीं है, इसीलिए उस तरीके के चेंज ऑफ बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं करेंगे। और वो जो बीमारी है, वो इन्फेक्शन है, अगर वो खत्म हो जाए, उसको उसका ट्रीटमेंट पूरा चले, तो उसका ये बिहेवियर जो है, जो चेंज हुआ था वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, वो पहले वाला बिहेवियर फिर से शो करने लग जाएगा। लेकिन हम तो लर्निंग के मीनिंग में ये जाने, चेंज इन बिहेवियर होता है, लेकिन कैसा चेंज होना चाहिए, परमानेंट चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति का इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो फिर तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। मतलब जो है वो इन्फेक्शन के कारण एक टेम्पोररी बेसिस पे जो है व्यक्ति उस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, तो उस तरीके का जो उसमें बिहेवियर में चेंज आया उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे
क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई क्रॉनिक बीमारी लग गई हो, कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, मान लीजिए अपने लाइफ का जो मेजर पार्ट है जो है वो बीमारी में ही उसका निकला है, तो अगर कोई व्यक्ति इतना लंबे समय से बीमार है तो ये तो थोड़ा परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो गया ना, तो क्या हम इसको लर्निंग कह देंगे? नहीं, क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार है तो उसका बायोलॉजिकल लेवल पे दिक्कत के कारण वो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे कुछ जो है फंक्शन एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से वो ये बिहेवियर शो कर रहा है। इसमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का कोई रोल नहीं है। तो अगर व्यक्ति कोई लंबे टाइम तक में बीमार है तो उसके कारण भी अगर उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो उसको भी हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग के लिए 3 चीज याद रखना है कि चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि वो जो बिहेवियर में चेंज हुआ है वो परमानेंट होना चाहिए। ठीक, तीसरा ये कि वो जो बिहेवियर में चेंज हुआ है वो परमानेंट हो, और तीसरा ये कि वो किस तरीके से आया हो, हमारे एक्सपीरियंस और हमारे प्रैक्टिस से अगर वो आया हो, चेंज इन बिहेवियर हुआ हो, तो उस तरीके के चेंज इन बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। लर्निंग के लिए बस 3 पॉइंट हमको याद रखना है, उसके बाद जो हम लर्निंग का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों जो है हम दे सकते हैं। देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि चेंज इन किस तरीके का जो चेंज इन बिहेवियर है हम उसको लर्निंग कहेंगे। मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, अब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे अपने इन्वायरमेंट में चारों ओर जो है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। अब बच्चा है कोई, वो आग के पास गया, कहीं वो आग के पास चला गया और उसको क्या पता ये आग है या क्या है, इससे क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता। वो जाता है और उस आग में क्या करता है? अपना हाथ डाल देता है। जब वो उस आग में अपना हाथ डालता है तो उसको क्या होता है? झट से वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, उसको एक नया एक्सपीरियंस होता है इस चीज में अपना हाथ डालने से, और वो एक्सपीरियंस क्या होता है? बच्चे को लाइफ टाइम तक के लिए याद रह जाता है। अब जब भी वो कभी आग देखता है तो वो क्या करता है? उसी तरीके से रिस्पॉन्स करता है, वो अपने हाथ को क्या कर लेता है? पीछे कर लेता है, उसको छूता नहीं है, ठीक है। तो आग में हाथ डालने के बाद जो उसे एक नया एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस ने उसे क्या किया? लर्निंग करवा दिया, उसके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज ला दिया। तो इस कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बच्चे ने क्या किया? लर्निंग किया है, उस बच्चे ने सीखा है। उसके बिहेवियर में जो चेंज आया, हम उसके बिहेवियर के चेंज को हम क्या बोल सकते हैं? लर्निंग है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट चेंज आया, वो कभी भी अब आग को देखेगा तो उससे बचने की ही कोशिश करेगा, वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। इसके साथ साथ ये कि उसका एक्सपीरियंस के कारण उसने जो है इस चीज को सीखा है और ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो गया है। तो इस तरीके का जो चेंज इन बिहेवियर है उसको हम क्या कहेंगे? लर्निंग हम कह सकते हैं। प्रोडक्शन या मीनिंग जो है हमने जान लिया। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। लर्निंग का जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू जो है मॉर्गन, किंग एंड स्कॉपलर, इन लोगों के अनुसार ये डेफिनेशन दिया गया है। और अभी जो हमने मीनिंग में जाना ना, उसी को अरेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अगर मीनिंग भी याद है, मीनिंग में 3 चीजें हमें याद रखनी है, तो उससे क्या कर सकते हैं? आप डेफिनेशन को जो है लिख सकते हैं। डेफिनेशन में भी वही बोला जा रहा है कि जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के कारण आया हुआ हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग कहते हैं। तो 3 चीजें हमें याद रखनी है लर्निंग को लेके। पहला, चेंज इन बिहेवियर। दूसरा, परमानेंट होना चाहिए। और तीसरा ये कि वो हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होना चाहिए, प्रैक्टिस के कारण वो चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। तो ये हमारे लर्निंग का मीनिंग था और ये डेफिनेशन था। ये समझ में आ गया? अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग के बारे में, मतलब लर्निंग की विशेषता क्या है। हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं क्या होता है। लर्निंग की विशेषता ये है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि चेंज इन बिहेवियर को लर्निंग कहते हैं, ठीक। दूसरा ये कि किस तरीके के चेंज ऑफ बिहेवियर को, तो परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर को हम लर्निंग कहते हैं। वो जो चेंज है वो किस तरीके से आता है, तो लर्निंग जो होता है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है सीखने के लिए। इसके अलावा लर्निंग का जो प्रोसेस है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है, बचपन से लेके जब तक जिंदगी है तब तक लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। लर्निंग जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, सोशल लेवल पे भी होता है। व्यक्ति खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के जीवन के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सकता है और सोसाइटी से भी वो कुछ सीख सकता है। तो मतलब ये इंडिविजुअल और सोशल लेवल दोनों पे चलता है। लर्निंग जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब सीखने की प्रक्रिया क्या है? यूनिवर्सल है। इसके अलावा ये जो लर्निंग होता है वो पर्पसफुल होता है, लर्निंग पर्पसफुल होता है। तो ये सारा चीज क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक था जो अभी हमने कहा। अब हम आते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग।
मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, हमारे सीखने के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे सीखने को या तो बढ़ा दे, सीखने की लिमिट को या तो कम कर दे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, प्रभाव डालने वाला कहेंगे। तो इसमें जो है कुछ फैक्टर दिए गए हैं, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसमें हम यही जानेंगे कि ये सारे फैक्टर जो है हमारे सीखने पे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, हमारे लर्निंग को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है हमारा सुटेबल इन्वायरमेंट। किसी भी चीज को सीखने के लिए जो है सुटेबल इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं हुआ तो व्यक्ति को क्या होगा, सीखने में दिक्कत होगा, सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वो सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर कोई क्लासरूम है, बच्चा वहां पे बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, लेकिन क्या है कि वो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो सुटेबल नहीं है, वो क्लासरूम के तरीके से, जिस तरीके से क्लासरूम होना चाहिए उस अनुसार नहीं है। क्लासरूम में जो है बिल्कुल भी जो है लाइट नहीं है, विंडो वगैरह भी प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, मतलब हवा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। इसके अलावा बहुत सारा जो है साफ सफाई भी अच्छे से मेंटेन नहीं है, बहुत सारा जो है कचरा भरा हुआ है क्लास में। तो ये क्या है कि जो क्लासरूम के अकॉर्डिंग ये सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, ये क्लास का इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट है तो वो लर्निंग के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी बच्चा लर्न कर सकता है उस क्लास में बैठ के, उस लर्निंग के लिए वो सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को सीखने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो सीखने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो व्यक्ति को क्या होगा, सीखने में कठिनाई होगी। दूसरा है हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ ये बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से या मेंटली रूप से हेल्दी होगा तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ सीखेगा, उसे सीखने में मजा आ रहा होगा, वो इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, चीजों को सीखेगा। लेकिन व्यक्ति अगर खुद ही पहले से वो फिजिकली और मेंटली रूप से परेशान है, वो पहले से ही डिजीज से सफर कर रहा है, चाहे मेंटल लेवल पे उसको डिसऑर्डर हो या फिजिकल लेवल पे वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है, तो वो क्या होगा, अगर आप उसको सिखा भी रहे हैं तो वो अगर हेल्दी नहीं है फिजिकल और मेंटल रूप से, तो वो आपका जो सिखाना है या उस बच्चे का जो सीखना है, मतलब वो जो लर्नर है जो सीख रहा है, उसके ऊपर उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का क्या पड़ेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो अगर वो कुछ भी सिखाया जा रहा है मान लीजिए क्लास में, वो बच्चा क्या है, वो मेंटली रूप से भी परेशान है, तो उसका ध्यान उसी ओर जाता रहेगा, वो उसी चीज को सोच रहा है, क्लास में कुछ भी सिखाया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, इस पे वो ध्यान नहीं देगा और बाद में उसे ऐसा लगेगा कि वो कुछ सिखाया गया था क्लास में, उसको हमने क्या किया, वो हम सीख नहीं पाए। तो व्यक्ति का जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, अगर व्यक्ति फिजिकली और मेंटल रूप से बीमार है तो उसका ध्यान सीखने और सिखाने वाले पे जाएगा ही नहीं, उसका ध्यान अपने ही लेवल पे रहेगा कि अरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, माइंड में बहुत सारा चीज चल रहा है, अपने माइंड में उसका जो है वो उसी को जो है सोचे जा रहा है, सामने वो ध्यान दे ही नहीं पा रहा, ध्यान नहीं दे पा रहा, वो सीखेगा कैसे। तो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ होता है लर्नर का, एक सीखने वाले का, वो भी सीखने में क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। अगर ये अच्छा रहा तो व्यक्ति अच्छे से सीख लेगा, अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसके हेल्थ लेवल पे तो व्यक्ति को क्या होगा, सीखने में ये दिक्कत करेगा। तीसरा है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जो होता है वो भी लर्निंग में हेल्प करता है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल और मेंटल लेवल पे मैच्योर है तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट लेके किसी भी चीज को सीखेगा। वो जो है अगर उसके रास्ते में कुछ कठिनाई आएगी, सीखने के रास्ते में उसे कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो उसको क्या करेगा, पार करने की कोशिश करेगा, उसका वो सॉल्यूशन निकाल के फिर वो लर्निंग करने की कोशिश करेगा। मतलब ये कह रहा है कि मैच्योरिटी जो होती है वो सीखने में मदद करती है। लेकिन अगर कोई जो बच्चा है या व्यक्ति है वो फिजिकल और मेंटल लेवल पे मैच्योर ही नहीं है तो वो क्या कर पाएगा, वो उसके लर्निंग पे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, उसको लर्निंग करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। फोर्थ है हमारा मोटिवेशन। हमने मोटिवेशन वाले चैप्टर में जाना था, मोटिवेशन जो होता है उसके अंदर पावर होता है कि वो बिना इंटरेस्ट के भी किसी काम को हमको करवा देता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ सिखाना है तो उसके लिए अगर उसको पहले मोटिवेट कर दिया जाए, अगर मोटिवेशन प्रेजेंट होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज को सीखेगा। लेकिन अगर मोटिवेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो हो सकता है कि उस चीज को वो नहीं सीखे। ठीक है, तो मोटिवेशन का जो प्रेजेंस है वो भी लर्निंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है टाइम ऑफ लर्निंग एंड फटीग। ठीक है, सीखने का समय और थकान ये बोला जा रहा है। मतलब सीखने का एक समय होता है, उस समय के बाद अभी अगर सिखाया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, थक जाता है। अब मान लीजिए क्लास में, स्कूल में कोई बच्चा आया,
सुबह सुबह आया, बहुत फ्रेश है, वो बहुत सीखने के लिए तैयार है, हाँ ये पढ़ाई होगा वो होगा। वो क्लास में आया, फर्स्ट पीरियड है, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये डाउन होता चला जाता है, मतलब समय बढ़ता चला जाता है, और अभी वो 9 बजे स्कूल आया था, अब 4 बजने चले हैं, अब इस वक्त कोई पीरियड है, तो उसमें क्या होगा, बच्चा क्या उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा जिस तरीके से वो फर्स्ट पीरियड में सीख रहा था? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ लर्निंग और फटीग, बच्चा क्या होता है, शुरू में आता है बहुत फ्रेश होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, लेकिन जैसे 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 टाइम बढ़ता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो जो स्टार्टिंग में उसका सीखने का लेवल था और जो लास्ट में सीखने का लेवल है, उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। पहले बच्चा थका हुआ नहीं था, बहुत जोशीला था, लेकिन अब क्या हो चुका है, वो थक चुका है। इसके बाद में क्या होता है, तरीके से जो है पीरियड सेट किया जाता है ना क्लास में, कि पहले मैथ होगा, फिर साइंस होगा, तो वे स्टार्टिंग में उस तरीके का सब्जेक्ट दे देते हैं, फिर लास्ट में जो है उस तरीके से हम सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है पीरियड में। उसके बाद जो है क्लास का जो टाइम होता है वो 45 मिनट मैक्सिमम रखा जाता है स्कूलों में। क्यों? क्योंकि सीखने का जो है ये टाइम, कोई बच्चा एक सब्जेक्ट को इतना देर तक ही जो है वो पढ़ सकता है। 45 मिनट से अगर कोई टीचर है वो जो है क्लास में आए, बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, वो 45 नहीं, उसको 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये यही कहना चाह रहा है कि वो जो बच्चा है वो उसका सीखने का टाइम है वो ओवर हो जाएगा, ठीक, वो बच्चा क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो हो सकता है टीचर उसको पढ़ा दे, लेकिन बच्चा का जो एक टाइम है लर्निंग का, वो उतना देर ही सीखेगा, लेकिन उसके बाद टीचर कंटिन्यू रह जाए, लेकिन बच्चा का जो लर्निंग है हो सकता है वो कंटिन्यू ना रहे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा विल पावर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जो होती है वो हमें सीखने में मदद करती है। अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा विल पावर है, बहुत इच्छा शक्ति है, तो वो क्या करेगा, व्यक्ति जो है बिना किसी के सिखाए भी, अगर उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो भी उस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, विल पावर के बेसिस पे वो क्या करेगा, सीख लेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर प्रेजेंट नहीं है, हो सकता है उसको कोई सिखाने वाला बहुत सारे लोग प्रेजेंट हो, लेकिन उस कंडीशन में वो क्या करेगा, सीखने को तैयार नहीं होगा, वो नहीं सीखेगा। उसके अलावा हमारा 7 रोल ऑफ टीचर। टीचर का भी रोल होता है सिखाने में। टीचर किस तरीके से बिहेव करते हैं, टीचर किस तरीके से समझा रहे हैं, वो चीजों को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इन सारी चीजों का भी जो रोल होता है, टीचर का जो रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? लर्निंग के लिए, कि टीचर किस तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना वो चीजों को सिंपल करके बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो टीचर का भी जो होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में। अगर टीचर इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सिंपल करके, बहुत अच्छे तरीके से वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा उसको जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें नहीं प्रेजेंट है, तो बच्चा क्या होगा, उसके लर्निंग पे क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है मेथड ऑफ लर्निंग। 8वां है मेथड ऑफ लर्निंग। देखिए, लर्निंग के लिए जो भी लर्निंग करवा रहे हैं आपको, वो किस तरीके का मेथड यूज कर रहे हैं, वो कोई कॉम्प्लेक्स मेथड यूज कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स विधि का यूज कर रहे हैं आपको सिखाने समझाने के लिए, चीजों को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, या चीजों को बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, वो इस तरीके का मेथड का यूज कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, वो सीखेगा, उसको सीखने में अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है चीजों को, वो सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लेक्स बना के बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे के जो लर्निंग है उससे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ, मेथड ऑफ लर्निंग। 9th है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी जो होती है, बुद्धि क्षमता जो होती है, हमारा बुद्धि स्तर, वो क्या होता है, वो भी हमारे लर्निंग को इफेक्ट करता है। अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी चीज को जल्दी सीख जाता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी का लो इंटेलिजेंस लेवल है, तो उसको सीखने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इंटेलिजेंस लेवल भी क्या करता है, हमारे लर्निंग के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी जो होता है, हमारे ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चा बहुत सीखने वाला है, ठीक है, उस लर्नर जो है तैयार है सीखने के लिए, लेकिन उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिले उस अकॉर्डिंग कि वो उस इन्वायरमेंट में सीख सकता है कुछ, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उसके लर्निंग पे इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ये सारे फैक्टर जो है वो हमारे लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थॉर्नडाइक रूल्स फॉर लर्निंग। थॉर्नडाइक जो है वो मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया, सीखने को लेके, लर्निंग को लेके उन्होंने कुछ रूल दिया, कुछ नियम दिए। उन्होंने 3 नियम दिए लर्निंग को लेके। उनका पहला नियम है लॉ ऑफ रेडिनेस, दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट।
पहला का हिंदी होता है लॉ ऑफ रेडीनेस का तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, इसका ये हिंदी में हमने बताया। एक एक करके जो है हम इन तीनों नियम को जो है डिस्कस करते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। थॉर्नडाइक का जो रूल ऑफ लर्निंग है उसमें सबसे पहले जो है वो आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इस रूल में सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है अगर लर्निंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले और जरूरी चीज क्या है, रेडीनेस। इसीलिए उनका जो पहला लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का उन्होंने नियम दिया है। इस नियम के अनुसार जो है पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को उस चीज को सीखने के लिए जो है तत्पर रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। उस व्यक्ति को क्या रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा, उस चीज को सीखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखना चाहता है तो अगर कोई व्यक्ति है जो किसी चीज को नहीं सीखना चाहता है तो चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, उसको कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको कितना भी कोशिश करके वो उसको नहीं सिखा सकता है। कहने का मतलब यही है पहला लॉ कि अगर कोई व्यक्ति जो है लर्निंग के लिए सबसे पहले और जरूरी चीज है इस थॉर्नडाइक के रूल के अकॉर्डिंग वो है रेडीनेस, तत्परता। अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तत्पर ही नहीं है, तो दुनिया का कोई भी ताकत जो है, कोई भी आके जो है आपको नहीं सिखा सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको उस चीज को सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट जो है आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर भी उस चीज को वो सिखाने की पूरी कोशिश कर सकता है, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करके भी वो आपको नहीं सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि आप तैयार नहीं है। आपको सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा उस चीज को सीखने के लिए। ये था हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उन्होंने कहा कि अब तो चलो हम सबसे पहले जरूरी क्या है, तैयार होना किसी चीज को सीखने के लिए। दूसरा ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि किसी भी चीज को हमने जिसको सीख लिया, कोई भी चीज जिसे हमने सीख लिया है उसको अगर हम सीखे रहना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसे दोहराना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली यूज में लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हम उस चीज को जो है लंबे समय तक उसको जो है हम बनाए रख सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करें, हम उसको एक्सरसाइज नहीं करें, उसको हम रिपीट नहीं करें तो क्या होगा कि हम उस चीज को क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। जैसे बच्चा है उसने जो है उसने टेबल सीखा, इसके अलावा उसने एबीसीडी सीखी या कुछ भी उसने सीखा, ठीक है, अब वो इस चीज को रिपीट नहीं करे, उस चीज को नहीं दोहराए और उस चीज को वो यूज में नहीं ले। अब उसने ये सीखा तो वो फिर मैथ बनाने लग जाएगा, लेकिन अगर वो उसको यूज में नहीं ले तो वो क्या हो जाएगा, इस चीज को भूल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है ये थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है, उनका ही रूल है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि जिस चीज को हमने सीखा उसका अभ्यास करना जरूरी है, उसका एक्सरसाइज करना जरूरी है, उसको दोहराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आप उस सीखी हुई चीज को भूल जाएंगे। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है, थॉर्नडाइक का तीसरा रूल ये कहता है, इसको जो है संतोष असंतोष का भी नियम कहा जाता है, सेटिस्फैक्शन और अनसेटिस्फैक्शन का भी नियम कहा जाता है। ये नियम ये कहता है कि व्यक्ति उसी काम को दोबारा जो है करना चाहता है, उसी काम को दोहराना चाहता है जिस काम को करने से, जिस काम को दोहराने से उसको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, जिससे उसको अच्छा लगता है, उसको खुशी मिलती है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उस तरीके का जो है काम को व्यक्ति क्या करेगा, रिपीट करना चाहेगा। लेकिन कोई भी ऐसा काम कोई भी व्यक्ति नहीं दोहराना चाहेगा जो जिसका रिजल्ट से उसको तकलीफ होता हो और वो व्यक्ति क्या होता हो, दुखी होता हो, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हो। तो ये लॉ जो है वो इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, प्रभाव पे। हमने किसी काम को किया, उसका परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम का उस व्यक्ति पे प्रभाव क्या पड़ा। अगर हमने कोई काम किया, उससे हमको अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को दोबारा जो है रिपीट करना चाहेगा, रिपीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसका जो परिणाम आया है, जो रिजल्ट आया है, उसका उसके ऊपर जो है प्रभाव अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है उस काम को कभी भी रिपीट नहीं करना चाहेगा। ये था थॉर्नडाइक का रूल ऑफ लर्निंग।
अब इसी टॉपिक के अंदर जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक और फैक्टर इफेक्टिंग जो भी फैक्टर थे जो हमारे लर्निंग के ऊपर जो अपना इफेक्ट आ रहे थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसी चैप्टर में जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस चैप्टर में यही है जो हमको एक एक करके जितनी भी थ्योरी दी गई है उसको अच्छी तरीके से समझना है, उस थ्योरी का क्या कंक्लूजन है, उसका क्या यूज है, इन सारे चीजों को जो है हमें एक एक करके समझना है। तो लर्निंग को लेके कुछ थ्योरी दी गई है। ठीक है, हमारे सिलेबस में 4 थ्योरी के बारे में बताया गया है जो लर्निंग को लेकर दिया गया है। उसमें से सबसे पहला थ्योरी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक करके जो है नेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग में 4 थ्योरी टोटल जो है हमारे सिलेबस में है और उसमें से सबसे पहला थ्योरी जो है वो है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स ट्रायल एरर एंड कनेक्शनिज्म। इसका हिंदी हमने यहाँ पे लिख दिया है इस थ्योरी का। तो लर्निंग को लेकर जो सबसे पहले थ्योरी दी वो किसने दिया है, वो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक का जो है सबसे पहले थ्योरी जो है हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और थॉर्नडाइक की थ्योरी को जो है वो 3 नामों से जाना जा सकता है। थॉर्नडाइक की जो ये लर्निंग को लेकर थ्योरी है उसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हैं, उसी को हम ट्रायल एरर थ्योरी भी बोल सकते हैं और उसी को जो है हम कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोल सकते हैं। थॉर्नडाइक जो है वो इस तरीके से सोचते थे कि जो रिस्पॉन्स होता है ना, किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स होता है जो व्यक्ति देता है उसके पीछे जरूर किसी ना किसी स्टिमुलस का हाथ होता है और एक खास तरीके का स्टिमुलस जो होता है वो एक खास तरीके के रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि अलग अलग स्टिमुलस जिस तरीके से आता है उस हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी एक तरीके के स्टिमुलस के लिए हमारा जो होता है रिस्पॉन्स कैसा होता है, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो थॉर्नडाइक का ऐसा मानना था कि जो भी रिस्पॉन्स होता है, जितना भी रिस्पॉन्स होता है उसके पीछे किसी ना किसी खास तरीके का स्टिमुलस का जो होता है वो रोल होता है। स्टिमुलस क्या करता है, सबसे पहले उस व्यक्ति पे अपना प्रभाव डालता है और जैसे ही स्टिमुलस अपना प्रभाव उस व्यक्ति पे डालता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसके अगेंस्ट में क्या करता है, एक खास तरीके का रिस्पॉन्स शो करता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके रिजल्टेंट जो होता है हमें ये देखने को मिलता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो होता है एक रिलेशन बन जाता है। और ये जो रिलेशन बनता है उन दोनों के बीच, ये जो बॉन्ड बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, वो इतना स्ट्रांग होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि जब कभी भी वो स्टिमुलस दोबारा फ्यूचर में रिपीट होगा, दोबारा जो है ये स्टिमुलस आएगा तो व्यक्ति क्या करता है, उसी तरीके के रिस्पॉन्स को क्या करता है, वो शो करता है, वो उसी तरीके का रिस्पॉन्स जो होता है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में शो करता है। इसी कारण से जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसको क्या कहा गया है, थॉर्नडाइक की जो लर्निंग से रिलेटेड थ्योरी है उनको क्या कहा गया है, सबसे पहला उसका नाम दिया गया है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। क्योंकि उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में इस तरीके से बताया है और इसी पे जो है बेस्ड वो अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस कारण से इसका जो पहला इस थ्योरी का नाम है, हम इसको भी जानेंगे कि इसको ट्रायल एंड एरर क्यों कहा गया है, इसको भी हम जानेंगे। तो अभी तक हमने ये जाना, इतने चीजों को जानने के बाद इसी कारण से जो है थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी। ठीक है, अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को दर्शाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2-3 चीजें ली। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को लिया, उन्होंने भोजन लिया, उन्होंने एक पिंजरा लिया। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को लिया, यहाँ पे ये फिगर हो सकता है मतलब काफी नॉर्मल हो लेकिन फिर भी समझाने के लिए है। उन्होंने क्या किया, पहले एक पिंजरा लिया। थॉर्नडाइक ने जो है एक्सपेरिमेंट किया, किससे बेस्ड है उनकी थ्योरी, वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपनी थ्योरी को बताना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा लिया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एक भूखी बिल्ली को डाल दिया। बिल्ली है लेकिन बिल्ली कैसी है, भूखी बिल्ली है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं बिल्ली कैसी है, भूखी है। इसके बाद जो है उन्होंने जो है पिंजरे के बाहर क्या कर दिया, भोजन रख दिया, कुछ भी उसके मनपसंद का या फिर जो भी भोजन उन्होंने क्या किया, कुछ भी भोजन के रूप में उन्होंने रख दिया। उसके बाद जो है उसी पिंजरे के अंदर जो है उन्होंने एक खटका लगाया। इस थ्योरी में जो है इसी वर्ड का यूज किया गया है। इस थ्योरी में यही दिया गया है बुक में कि उन्होंने क्या किया, खटका रखा। खटका जो है इसीलिए हमने जो है इसको यही लिखा। खटका जो है तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का स्विच था जो इस पिंजरे के अंदर प्रेजेंट एक स्विच था, जिसको हो सकता है खटका बोला जाता होगा कॉमन लैंग्वेज में।
तो अब क्या किया उन्होंने, मान लीजिए हम अपने समझने के लिए सिर्फ समझ सकते हैं कि उस पिंजरे के अंदर एक स्विच था, जिसको दबाने से क्या होता है, अगर इस स्विच को कोई दबाए तो क्या होगा कि ये पिंजरा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और जो भी इस पिंजरे के अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये था उसका उनका जो है पूरा का पूरा सेटअप। पिंजरा था, एक भूखी बिल्ली थी, खाना था और खटका था इस पिंजरे के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, इस भूखी बिल्ली को जो है पिंजरे के अंदर डाल दिया। जब उन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर डाला और उन्होंने फिर पिंजरा बंद कर दिया, अब क्या हुआ, बाहर जो है वो क्या किए, खाना को ले जाके रख दिए। इस पिंजरे के बाहर जो है उन्होंने भोजन को ले जाकर रख दिया। जैसे उन्होंने भोजन को इस पिंजरे के बाहर ले जाके रखा, बिल्ली क्या थी, भूखी थी, जिसके कारण वो क्या हो गई, इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे क्या करना था, खाना खाना था। तो जब बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो बिल्ली क्या करने लगी, कुछ पिंजरे में बहुत ज्यादा कूदने लगी। ठीक है, वो क्या करने लगी, अपना पंजा इधर मार रही है, उधर मार रही है, हर जगह से ट्राई कर रही है कि कहीं से हमारा पंजा मारने से क्या हो जाए, ये पिंजरा खुल जाए। बिल्ली जो है बार बार इस तरीके से पंजा इधर उधर मारते 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 एक टाइम ऐसा आया जब बिल्ली का जो पंजा है वो रैंडम, सोच समझ के बिल्ली ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अचानक से क्या हो गया कि इस खटके पे जो है उसका पंजा पड़ा। ठीक है, जैसे ही बिल्ली का पंजा इस खटका पे पड़ा, ये पिंजरा क्या हो गया, खुल गया और बिल्ली क्या हो गई, बाहर निकल गई और उसने क्या किया, खाना को खा लिया। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट को जो है थॉर्नडाइक ने जो है बार बार कई बार उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने रिपीट किया। जब इसी सेम एक्सपेरिमेंट को बिल्ली को लेते थे, भूखी बिल्ली को, और भोजन रखते थे और फिर उसको लॉक कर देते थे पिंजरे को। जब ये बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली जो है ना पिंजरे से बाहर निकलने में जो है ना बहुत कम समय लेने लगी। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम रखा गया तो बिल्ली पिंजरे से बाहर निकली लास्टली, लेकिन उसने क्या किया, बहुत ज्यादा समय लिया। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया ना बार बार, तो क्या हो गया, बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने में जो है उसका जो समय था, जो ज्यादा लग रहा था, अब धीरे धीरे वो समय क्या होने लगा, कम लगने लगा। धीरे धीरे समय जो है क्या हो गया, कम लगने लगा। मतलब बिल्ली पहले 100 बार जो है इधर उधर मार कर जो है पंजे को वो बाहर निकल रही थी, उसमें कुछ समय लग रहा था, तो अब बिल्ली जो है कुछ कम समय में ही जो है पिंजरे से वो बाहर निकलने लगी। और जब इस एक्सपेरिमेंट को और कंटिन्यूस रखा गया, लगातार करते गए, तो एक टाइम ऐसा आया इस एक्सपेरिमेंट में कि बिल्ली जो है समय ही नहीं लिया, उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसने एक ही बार में जो है अपना पंजा इस खट्टे पे मारा और ये पिंजरा खुल गया, बिल्ली बाहर आ गई और उसने खाना खा लिया। ठीक है, यही था उनका एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो इस चीज को समझाएंगे। इसका हम कंक्लूजन में जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला। बिल्ली क्या हो गया, एक टाइम के बाद जो भी है वो बिल्ली क्या करने लग गई कि टाइम जो है, अगर वो 100 ट्रायल में जो है वो बाहर निकल रही थी, तो इस बार उसने 10 बार जो अपने पंजे मारे और 10वीं बार में वो बाहर निकल गई। फिर तीसरी बार जो है वो जो है 7 बार पंजे मारे, बाहर निकल गई। इस तरीके से जो है इन्होंने बहुत लंबे समय तक इस एक्सपेरिमेंट को किया, बहुत रिपीटेड मोड पे किया, बहुत बार रिपीट किया, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली ने डायरेक्ट छक्के पे हाथ मारा और पिंजरा खुल गया और बिल्ली बाहर निकल गई और उन्होंने क्या कर दिया, भोजन कर लिया। ये क्या था, थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है उसको जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया और ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने इस तरीके से ही एक्सपेरिमेंट किया। अब इसका कंक्लूजन को जो है हम समझते हैं। हमने जो है इस थ्योरी को समझा, इस थ्योरी में क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इस बात को जाना। अब हम जानते हैं कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, कि इस एक्सपेरिमेंट से जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है उसको हमने एक एक पॉइंट में लिखा है। आप इसे एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने शॉर्ट में जो है इसे एक एक पॉइंट में लिख दिया है, लेकिन हम इसको अभी आपको समझाएंगे। उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। सबसे पहले हमने लिखा है पर्पस। ठीक है, उन्होंने कहा किसी भी चीज को सीखने के लिए जो है सबसे पहले और जरूरी चीज जो है वो किसका होना है, पर्पस का होना है। ठीक है, जब तक पर्पस नहीं होगा तब तक व्यक्ति जो होगा वो लर्निंग की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, पर्पस का होना है। दूसरा उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि पर्पस को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसको पर्पस के पीछे जो है पहले तो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और जब उद्देश्य क्लियर है तो उस उद्देश्य के पीछे किसी ना किसी मोटिव का होना भी जरूरी है, कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। यहाँ पे इस केस में कौन मोटिव है, हंगर। बिल्ली जो भूखी है उसका भूख क्या है, मोटिव है।
तीसरा उन्होंने कहा कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसका जो भी पर्पस है उसको वो पूरा करने के लिए जो है किसी ना किसी स्टिमुलस का भी होना जरूरी है, और इस केस में स्टिमुलस कौन है? भोजन है। ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टिमुलस प्रेजेंट है, लेकिन अगर व्यक्ति जो है स्टिमुलस को देख के बस बैठा रह जाए, वो रिस्पॉन्स भी नहीं करे, तो फिर ये जो होगा सीख नहीं पाएगा वो। तो स्टिमुलस प्रेजेंट होना जरूरी है। फोर्थ में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि स्टिमुलस अगर प्रेजेंट है तो व्यक्ति को सीखने के लिए जो है रिस्पॉन्स देना भी जरूरी है, उसको एक्शन लेना भी जरूरी है, तभी वो क्या करेंगे? सीख पाएंगे। देखिए, इसको और इसी तरीके से समझते हैं। जब उन्होंने बात की पर्पस का कि सबसे पहले सीखने के लिए कुछ चीज जरूरी है, तो वो क्या है? पर्पस का क्लियर होना है, उद्देश्य जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। इस केस में बिल्ली का उद्देश्य क्या था? पिंजरे से बाहर निकलना उसका पर्पस था या भोजन को खाना उसका पर्पस था? तो भोजन तो वो खा लेगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले बिल्ली का जो पर्पस था वो क्लियर था, और बिल्ली का पर्पस ये था कि हमें पिंजरे से, मुझे जो है पिंजरे से बाहर निकलना है, ठीक है। तो सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या था? पर्पस। उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। वो पर्पस जो है वो सीखने के लिए बहुत जरूरी है, और इस केस में बिल्ली का पर्पस क्लियर है तो उसको क्या करना है? इस जो पिंजरा है इसको उसको क्या करना है? बाहर निकलना है। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी भी पर्पस के पीछे कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, ठीक है। अब पर्पस है कि हमें इस पिंजरे से बाहर निकलना है, लेकिन कोई ना कोई मोटिव तो होना चाहिए। अगर मोटिव नहीं होगा, सिर्फ पर्पस है, तो बिल्ली क्यों निकले? ठीक है, तो उसका मोटिव ये है हंगर, भूख एक मोटिव है। हमें पिंजरे से बाहर निकलना है, ये पर्पस है बिल्ली का, उद्देश्य है, क्लियर है कि हमको पिंजरे से बाहर निकलना है। लेकिन दूसरा क्या है? बिल्ली का जो मोटिव है, पर्पस जो है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, और इस केस में बिल्ली क्या है? भूखी है, वही क्या है उसका मोटिव। तीसरा उन्होंने कहा स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस जो है इस केस में क्या है? फूड है। फूड क्या कर रहा है? बिल्ली के लिए स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर रहा है, बिल्ली को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में फूड क्या है? वो स्टिमुलस है। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा, कि चलिए बिल्ली का पर्पस भी क्लियर है तो उसको बाहर निकलना है, उसके पास एक मोटिव भी है तो वो भूखी है, तीसरा भोजन भी पड़ा हुआ है बाहर में, मतलब फूड भी है, स्टिमुलस, और चौथा ये है एक्शन और रिस्पॉन्स। इन तीन चीज प्रेजेंट है, लेकिन बिल्ली जो है एक्शन ही नहीं दे, बिल्ली जो है एक्शन ही नहीं दे, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे, तो क्या वो बाहर निकल पाएगी? क्या वो सीख पाएगी? नहीं, वो नहीं सीख पाएगी। तो चौथा और इम्पोर्टेंट चीज इसको बताया गया है कि जो स्टिमुलस है उसके प्रति जो है रिस्पॉन्स का भी जो है होना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए अगर बिल्ली भूखी होती ही ना, तो फिर वो सीख पाती नहीं। अगर बिल्ली को जो है भोजन मिल गया होता, पिंजरे में बहुत अच्छे से वो खा पी रही होती, तो वो शायद बाहर भी नहीं निकलना चाहती, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने इस तरीके से कंक्लूजन निकाला। इसके अलावा भी उन्होंने दो कंक्लूजन और दिए हैं। यहाँ एक्शन तक तो आपको समझ आ गया कि बिल्ली को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा सीखने के लिए। अब पांचवा हम बताते हैं कि बिल्ली जब अगर रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, तो बिल्ली जब रिस्पॉन्ड करती है तो उससे होता क्या है कि जब वो रिस्पॉन्ड कर रही है किसी स्टिमुलस के प्रति, तो उसके लिए जो भी यूजफुल चीजें हैं उसको बिल्ली क्या करती है? एक्सेप्ट करती जाती है, उसको अपनाती जाती है, और जो भी अननेसेसरी की चीजें हैं उसको वो क्या करती है? साइड करती चली जाती है। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। सीखने की प्रक्रिया में उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला, उन्होंने बोला क्या कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति को स्टिमुलस के प्रति जब वो रिस्पॉन्स देता है तो क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स जो बेहतर है, वो स्टिमुलस जो है उसको अगेंस्ट जो है बेहतर रिस्पॉन्स है, उसको वो क्या करता है? सीखते चला जाता है, और जो अननेसेसरी का चीज है उसको वो क्या करता है? छोड़ते चला जाता है। जैसे इस केस में बिल्ली ने पहली बार 100 पंजे मारे, ठीक, लेकिन उसको पता चल गया कि 100 जो है वो अननेसेसरी का है, लेकिन बहुत लंबा ही टाइम लगा, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार ही ट्राई किया गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब बिल्ली ने अननेसेसरी वो जो जितना भी वो कोशिश कर रही थी, जितना भी वो ट्राई कर रही थी अननेसेसरी स्टाइल को उसने क्या किया? अवॉइड किया, और उसने क्या किया? एक ही पंजे में जो है इस खटके पे हाथ डाला और जो दरवाजा है, ये पिंजरा जो है वो खुल गया। तो पांचवा कंक्लूजन यही निकला कि जब व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स से वो जो है जो रिस्पॉन्स सही डायरेक्शन में होता है उसको वो सीखते चला जाता है, और जो अननेसेसरी की चीजें होती है उसको वो छोड़ता चला जाता है। ये उनका पांचवा कंक्लूजन था। उसके बाद जो है छठा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जब व्यक्ति जो है स्टिमुलस को लेकर रिस्पॉन्स करता है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या होता है? एक रिलेशन बनता है, एक बॉन्ड बनता है, एक संबंध का निर्माण हो जाता है। अगर फ्यूचर में कभी दोबारा उसी तरीके का स्टिमुलस आता है
तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसी तरीके से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। इस केस में मान लीजिए अगर बिल्ली भूखी हो और वो पिंजरे के अंदर हो और कभी फ्यूचर में जो उसके सामने खाना रखा जाएगा पिंजरे के बाहर, तो वो क्या करेगी, उसका जो पहले से बॉन्ड बन चुका है स्टिमुलस रिस्पॉन्स को लेके, वो इसी तरीके का जो है रिस्पॉन्स वो क्या करेगी, शो करेगी। ये क्या था, उनका कंक्लूजन था। अब उन्होंने क्या किया, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में जो है उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे बात की। उन्होंने स्टिमुलस रखा और रिस्पॉन्स को वो देख रहे थे। इसके अलावा जो है उन्होंने देखा, लास्टली जो है बिल्ली ने क्या किया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स उसमें एक बॉन्ड बनाया, एक रिलेशन बनाया, उसके संबंध को उसने समझा। तो जब दोबारा भी खाना उसके सामने लाया जा रहा था, तो वो क्या कर रही है, उस स्टिमुलस के प्रति जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है उसी तरीके से। इसलिए जो है इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्योंकि यहाँ स्टिमुलस आ रहा है और बिल्ली क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा इसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बिल्ली ने जो है पहले 100 पंजे मारे, फिर 90 मारे, फिर 70 मारे, फिर धीरे धीरे करके वो एक पंजे मारा, बिल्ली ने एक पंजा मारा और वो इससे बाहर निकल गई। तो क्या है, बिल्ली ट्राई कर रही है, गलती हो रहा है, ट्राई कर रही है, एरर हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, एरर हो रहा है, और लास्ट में बिल्ली क्या होती है, एक पंजा मारती है और वो बाहर निकल जाती है। तो इसमें कर क्या रहा है, बिल्ली सीख रही है, गलती कर रही है, सीख रही है, गलती कर रही है, सीख रही है। तो इसी कारण से जो है इस थ्योरी को एक और नाम दिया गया, वो क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तीसरा है कनेक्शनिज्म, कनेक्शन, कुछ बॉन्ड बनाना, संबंध, लिखा भी है संबंधवाद का चिन्ह। अब क्या होता है कि बिल्ली जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो होता है, इस तरीके से बार बार जब ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है, तो उन दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक संबंध बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। इसी कारण से जो है इसको क्या कहा गया है, कनेक्शनिज्म कहा गया है। ठीक है, जब स्टिमुलस रखे उसी तरीके का रिस्पॉन्स, जब स्टिमुलस रखे उसी तरीके का रिस्पॉन्स, मतलब क्या हो गया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन बन गया, इसीलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत या कनेक्शनिज्म कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया थॉर्नडाइक की थ्योरी और ये उनका कंक्लूजन था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट। हमने अभी थॉर्नडाइक की थ्योरी को देखा, उनके कंक्लूजन को देखा, उन्हीं की थ्योरी के फैक्ट के बारे में हम जानते हैं, इनमें तथ्य क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो फैक्ट है इनमें, इनकी थ्योरी में। सबसे पहला ये है कि उन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो है एनिमल पे किया। किस तरह के एनिमल पे, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्ली पे किया। ठीक, दूसरा ये तथ्य है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है उनका यूज जो होता है, वो बच्चे चम्मच देकर खाना खाना सीखते हैं, या कोई टाइम मारना सीखता है, बच्चा जब चलना सीखता है, तो इन सभी चीजों में जो है इनकी थ्योरी का यूज होता है, क्योंकि वहां क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है। बच्चा कोशिश कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर चल रहा है, फिर गिर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीजों में क्या होता है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी का जो है यूज होता है। इसके अलावा जो है थॉर्नडाइक ने जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया, ये सही है, क्योंकि उसी में ये हमने 3 नाम से उनको जाना ना, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ट्रायल एंड एरर एंड कनेक्शनिज्म। इसके बाद जो है उन्होंने लर्निंग के जो नियम हमने पढ़ा, रूल ऑफ थॉर्नडाइक, जो हमने 3 रूल पढ़ा, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। इन 3 के अलावा भी उन्होंने और भी रूल उन्होंने दिया है, ठीक है, जिसमें से 3 हम लोगों ने पढ़ा है। और थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर पे भी थोड़ा बल दे रही है, वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के भी कॉन्सेप्ट को समझने में मदद कर रही है। ठीक है, तो ये क्या था, उनका फैक्ट था, किसका, थॉर्नडाइक के थ्योरी का। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्सेप्ट। अब किसी ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया, उसमें कुछ कमी होगी, तो उसकी जो आलोचना होगी, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने जो ये मतलब प्रेजेंट किया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया, तो इसमें क्या आलोचना हुई, इसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। पहला ये कहा गया कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ना, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है एक लो लेवल के एनिमल पे, बिल्ली पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, वो उन्हीं लो लेवल के जो जानवर है उन्हीं के लिए ठीक है, ये उनका पहला आलोचना हुई उनके थ्योरी की। दूसरा ये कि ट्रायल एंड एरर को उन्होंने बताया है, और ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखने में जो होता है ना, बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, इससे हमारा एनर्जी और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और क्या आलोचना हुई कि उनका जो ये लर्निंग का जो उन्होंने समझाया है कि स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते 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 उन्होंने ये जो प्रोसेस बताया है लर्निंग का, वो बहुत धीमा बताया है, बहुत लंबा समय ले रहा है। लेकिन कई कई बार जो लर्निंग होता है वो एकाएक हो जाता है, अचानक हो जाता है, ठीक है, सडन हो जाता है लर्निंग। जैसे कि एक बच्चे का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसने आग में जो है अपना हाथ डाला और वो क्या हो गया, सीख गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया, अब वो दोबारा आग से क्या होगा, दूरी भागेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो लर्निंग है वो
जो है बहुत देर के बाद ही हो सकता है कि हम सीखे किसी चीज को। कई बार क्या होता है सडन भी किसी चीज को जो है वो सीख जाते हैं। डिसाइड किया गया कि ये जो थ्योरी है ना वो रटने पे जोर दे रही है कि तुम रटो। एक बार तुमने 100 बार जो है एक बार में तुमने 100 बार पंजे मारे तो तुम बाहर निकले, तो इस बात को रट लो कि हमको 100 बार अब नहीं मारना है, ठीक है। तो वो रटने पे जोर दे रही है। तो इन तरीकों से उनके जो थ्योरी है उनका जो ये था उनमें कमियां निकाली गई, उनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, उनके कॉन्सेप्ट की आलोचना की गई, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का हमने थ्योरी देख लिया, एक्सपेरिमेंट देख लिया, फैक्ट को जान लिया और उनमें आलोचना की गई उनके थ्योरी के, इसको भी हमने जान लिया। तो जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसमें से जो पहला था थॉर्नडाइक का वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो देखें।